जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागवी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो है बीएसटीसी के बारे में देखा था कि बीएसटीसी क्या होती है, कौन सा डिप्लोमा होता है, किस तरीके से किया जाता है। वो आज हम जो जानने वाले हैं वो बीएसटीसी के सिलेबस के बारे में, कि जो डीएलएड का सिलेबस है वो किस प्रकार से रहता है, उसके टॉपिक वाइज जो है हम एक एक चीज़ देखेंगे। तो देखिए, आज का जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है वो है अपना जो बीएसटीसी का सिलेबस है, वो उसके जो सब्जेक्ट हैं। मैंने कहा था जो एग्ज़ाम होता है टोटल 600 मार्क्स का होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। नो नेगेटिव मार्किंग मतलब जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 200 क्वेश्चन आते हैं, बताया था मैंने। जिसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके 50 प्रश्न वो भी हम देख लेंगे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं सीधा। ये जो है पेपर की परीक्षा आयोजन प्रक्रिया है कि किस प्रकार से जो है आयोजन होती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pddl.com। यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अभी जो पांचवा ऑप्शन का जो नियम चल रहा है, अब वो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाएगी उसके ऊपर है कि वो उस पांचवे गोले को देती है एग्ज़ाम में या नहीं देती है। ठीक है। नेगेटिव जिनमें मार्किंग रहती है उनमें तो वो दिया था, अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ज़्यादातर सब में था वो, कि अब 4 की जगह 5 गोले भरने। वो मतलब अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है 4 में से, अगर आ रहा है तो पहले 4 में से एक फिलअप करना है। नहीं आ रहा है तो जो पांचवा गोला है ई नंबर का वो भरना है। तो देखिए, इसके जो खंड हैं वो 4 खंडों में अ ब श और द। तो ये फर्स्ट जो खंड है इसमें मानसिक योग्यता मैंने कहा था 50 प्रश्न 150 नंबर की। और जो राजस्थान की सामान्य ज्ञान है जानकारी, वो भी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। शिक्षण अभिक्षमता जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी 50 क्वेश्चन है 150 नंबर के। अब देखिए, ये जो द खंड है इसमें एक अंग्रेजी है और एक संस्कृत है और एक हिंदी है। तो अपने जो सिलेक्शन करना होता है वो हिंदी या संस्कृत में से एक करना होता है। अगर हम संस्कृत का चुनाव कर रहे हैं तब भी अंग्रेजी आएगी, और हिंदी का चुनाव कर रहे हैं तब भी अंग्रेजी आएगी। तो ध्यान रखना, चुनाव सिर्फ एक का करना होता है, हिंदी और संस्कृत में से। बाकी अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन वो तो कंपलसरी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो इसमें कुछ है नहीं, वही ये कुल 200 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिसका जो समय है वो 3 घंटे का दिया जाता है। तो देखिए, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल एबिलिटी। किसकी? मेंटल एबिलिटी की। तो देखिए, मेंटल एबिलिटी में जो है पहले है तार्किक योग्यता, रीजनिंग। मतलब आपका तर्क कैसा है, किसी समस्या को समाधान करने के लिए आप कितने तर्क सोच पाते हो, वो चीज़ है तार्किक योग्यता। एक दूसरा टॉपिक इसमें, पहला तो तार्किक योग्यता हो गया। एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। मतलब जो कोई से भी वो दो चीज़ें देगा उसमें आपको समानता देखनी है या समरूपता देखनी है, वो चीज़ है। एक है विभेदीकरण, मतलब हमें जो है उन जो चीज़ें दी हुई है उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना है, कि अलग जो होती है उसको छांटना होता है। और रिलेशनशिप, जो अपने परिवार रिश्तेदारों में जो संबंध होते हैं, जैसे दादा के पोता पोती, उस प्रकार से नाना नानी अपने बुआएं तो भतीजा भतीजी, इस प्रकार के जो संबंध हैं वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एनालिसिस, ये विश्लेषण है इसे। और लॉजिकल थिंकिंग, ये भी एक लॉजिक के साथ आप कितना सोच पाते हो नहीं सोच पाते, वो चीज़ें हैं। तो ये मेंटल एबिलिटी की हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, मेंटल एबिलिटी में मुख्य 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 या 7 टॉपिक है। और फिर इनके जो हैं सब टॉपिक, जिसमें कि एक तो सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे वो दिशा परीक्षण वाले सवाल है, दिशा डायरेक्शन वो आ जाता है। एक घड़ी या कैलेंडर वो भी आ जाता है, कैलेंडर एक घड़ी, वो सवाल भी इसी में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। कुछ आकृतियाँ हो गई, समान देखना है। और जो आते हैं ना वो कथन निष्कर्ष,
कथन, निष्कर्ष, वो सवाल भी इसी में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मुख्य ये सब टॉपिक में है, मुख्य मुख्य तो ये टॉपिक है, इसमें सारे चीज़ें हैं ये समाहित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान की जो है सामान्य जानकारी। तो राजस्थान की सामान्य जानकारी में वही 50 प्रश्न 150 नंबर के आएंगे। तो इसमें एक तो ऐतिहासिक पक्ष है, हिस्ट्री, एक राजनीतिक पक्ष है, पॉलिटिकल आस्पेक्ट, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें, और आर्थिक पक्ष, भौगोलिक, लोक जीवन, और सामाजिक पक्ष, और एक ये पर्यटन पक्ष। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें ऐतिहासिक पक्ष में तो जो अपने जितने भी हम राजा महाराजा पढ़ते हैं शुरू से लेके जितने भी, या मैं कहूँ राजवंश, जो राजवंश हैं वो सारे आ जाएंगे। अब राजवंश हैं क्योंकि बिना इनके आप आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ सकते। ऐसे कि जब से दुर्ग पढ़ते हैं हम, तो जो किले हैं उनको पढ़ने के लिए पहले ये जरूर, जैसे भी मान लो प्रसिद्ध किला है चित्तौड़, अब जब हम कहेंगे कि चित्तौड़गढ़ कहाँ है, तो उसका पहले भौगोलिक स्थान याद होना चाहिए। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन आता है बनवाया किसने, तो राजा महाराजा। इसलिए पहले राजवंश पढ़ के फिर जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, उसको जो है पढ़ना सही रहता है, और वो एक सही तरीका भी है। तो इसमें राजवंश उनके द्वारा किए हुए जो निर्माण कार्य हैं, मतलब राजा और उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया है, वो सारी चीज़ें आ जाती इसमें। और आर्ट एंड कल्चर में तो है से सारे दुर्ग, जितने भी मतलब पर्यटन की चीज़ें भी इसी में समाहित है आर्ट एंड कल्चर में। कि आपने अगर दुर्ग पढ़ोगे, वो त्योहार, मेले, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी में आ जाती है। और ये पर्यटन का इस पे स्पेशल तौर पे दिया हुआ है, टूरिज्म वाला पर्यटन। तो पर्यटन का मतलब यूँ है कि आपको मेले, दुर्ग, जितने मंदिर मस्जिद हैं, मतलब जितने भी घूमने वाली चीज़ें हैं, वो सारी ध्यान रखनी है पर्यटन में। स्पेशल तौर पे ये टॉपिक दिया हुआ है, तो ध्यान रखना पर्यटन से संबंधित। बाकी तो सारा राजस्थान है, इसे पर सामान्य जानकारी है। ठीक है, तो वो देख लेंगे हम। और सामाजिक पक्ष, राजस्थान का लोक जीवन कैसा है, वो सारी चीज़ें, जैसे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसी के अनुसार वो खान पान क्या है, रहन सहन कैसा है, वेशभूषा कैसी है, ये भी आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, पर ये समाहित है इसी में। ठीक है, जो लोक जीवन है उसमें आ जाते हैं। आगे देखते हैं जो शिक्षण की क्षमता है वो। तो जो शिक्षण की क्षमता है उसमें मैंने कल भी थोड़ा बहुत बता दिया था कि अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपके भीतर जो है वो टीचर की गुण होना जरूरी है। इसी को जो है गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आप में वो गुण है कि नहीं है, आप बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करोगे, वो सारी चीज़ें। 50 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के। तो देखिए इसमें पहले है शिक्षण अधिगम। अधिगम में यूँ है, जो लर्निंग होती है शिक्षण की, मतलब आपको जो है बच्चे को कैसे सिखाना है, वो ये टीचिंग की है, टीचिंग के बारे में। जो टीचिंग लर्निंग है, मतलब बच्चे को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में आपको सीखना है, कैसे समझाना है। कोई समस्या आ रही है बच्चे को, तो उसका समाधान किस विधि से करूँ, मैं आगमन लगाऊं, निगमन लगाऊं, संश्लेषण या विश्लेषण के साथ, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। उसके बाद में अगला है नेतृत्व का गुण। इसके बारे में भी थोड़ी बहुत हमने बातें करी थी, तो देखिए मैं फिर भी बता देता हूँ। जो लीडरशिप होती है, नेतृत्व का गुण, जैसे अभी अपने समाज में कोई नेताजी होते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया के जहाँ से वो सेलेक्ट हैं या जहाँ से खड़े हुए हैं, तो जनता का विश्वास है उनके ऊपर। और जनता जो है अगर कोई समस्या आती है तो उनसे कहते हैं, वो उन समस्याओं को आगे जा करके निस्तारण करते हैं। वो रियलिटी कुछ और होती है, ये अलग बात है, पर बाकी नेतृत्व का गुण, वो जो भी कर रहे हैं जनता उनकी बातें सुन रही है। तो उसी प्रकार से जो है शिक्षक है, वो विद्यालय का एक नेता होता है। वैसे अगर जब हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तो हम पूरा डिटेल से देखेंगे कि जो विद्यालय का मुख्य नेता हो तो प्रधानाचार्य, कक्षा का जो नेता होता है वो टीचर होता है, और अगर अपन किसी को मॉनिटर बना देते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे जो है लागू हो जाती है। तो वो जो नेतृत्व का गुण है, मतलब आदमी जैसे समाज में है तो बहुत सारे क्या है,
आप देखना किसी और से पूछे कि नहीं पूछे लोग, लेकिन जो है जो भी महार साहब होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको विद रेस्पेक्ट कोई भी बात होती है, कोई भी कार्यक्रम करना होता है, ज़्यादातर सलाह लेने जाते हैं किसी भी बारे में तो वो टीचरों से ही लेते हैं। तो वो ध्यान रखनी है बात कि आपको जो है समाज को किस तरीके से कन्विंस करना है, किस तरीके से उनको दिशा देनी है, तो ये गुण आप में होना चाहिए नेतृत्व का। इसके बाद में है, नेतृत्व के बाद में है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता का मतलब यूँ है कि ये क्रिएटिविटी होती है, कोई चीज़ बनाना, ये सर्जन कहलाता है, लेकिन नई चीज़ बननी चाहिए वो। और जो नई चीज़ बनी है बिल्कुल वो एक तो नई होनी चाहिए, यूँ नहीं है कि जो भी बन गई, वो जो बनी उसका जो है यूज भी होना चाहिए, वो यूजफुल होनी चाहिए, कुल मिला के ये उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। अगर वो काम नहीं आई है तो सृजनात्मकता नहीं है, ये ध्यान रखना। ये हम एक एक टॉपिक को डिटेल से देख लेंगे। तो फिर उसके बाद में जो आगे का टॉपिक है वो CCE है, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्यूशन। तो ये जो CCE है, इसमें CCE पहले क्या है, बच्चों की परीक्षा होती थी। क्या होती थी? परीक्षा, या तो अर्धवार्षिक होती थी, हाफ ईयरली, और एक जो है ईयरली होती थी। दोनों से हम जो है बच्चे का मूल्यांकन करते थे, उसने कितना पढ़ा, कितना सीखा, उसकी ग्रोथ क्या रही, वो सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है सरकार ने उस चीज़ को थोड़ा सा और डिफाइन करके, मतलब थोड़ा सा और विस्तार दे करके, ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड, और जो FA है मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इस प्रकार से जो इसको डिवाइड कर दिया। मतलब अब आप बच्चे को सिर्फ केवल उसका पेपर ही नहीं लेना, मतलब परीक्षा नहीं करवानी, आपको उसका खेल कूद में भी देखना है, तो खेल कूद में कैसा है कैसा नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है, वो जो है समाज में किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, कक्षा में कैसे कर रहा है, बदतमीजी तो नहीं कर रहा। तो हमें उसके शारीरिक, मानसिक और जितने उसके ज्ञानात्मक पहलू हैं, सारे पहलुओं का जो है जायजा लेना होता है, और उसी के आधार पर जो है उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वो प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब सतत है और लगातार जारी रहेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मतलब एक क्षेत्र में नहीं है, सारे क्षेत्रों का हमें ध्यान रखना है, वो चीज़ है। इसके बाद में जो आगे है, संप्रेषण कौशल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल। ये कम्युनिकेशन स्किल जो CS है, ये हर टीचर का जो है सबसे बेस्ट गुण है। अगर मान लो टीचर को कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन वो बच्चों को समझा नहीं पा रहा, तो फिर कैसे पार पड़ेगी? तो कम्युनिकेशन स्किल वो आना जरूरी है। कि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो हमारे साथी भी थे, ज़्यादातर को झिझक होती है कि वो स्टेज पे जाके बच्चों के सामने जाके जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनको चीज़ें याद हैं, ज्ञानात्मक रूप से बहुत अच्छे से गहराई तक जानते हो, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सामने नहीं कर पाते। तो ये आना चाहिए, आपको कोई बात किसी को समझानी है तो आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल वो अपर लेवल का होना चाहिए, मतलब किस तरीके से कन्विंस करना है, किस उदाहरण की सहायता से समझाना है, क्योंकि हर समस्या को जो है डिफाइन करने का अलग अलग तरीका होता है, और वो आपको आना चाहिए कि बच्चे को वो चीज़ समझानी है तो कहाँ से कौन सा उदाहरण लाऊं। उदाहरण सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, यूँ नहीं कि उसमें नेगेटिविटी आ जाए, वो विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये एक टीचर की जिम्मेदारी है। तो कम्युनिकेशन स्किल ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है अपना, वो इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, व्यावसायिक अभिवृत्ति। यानी कि जो टीचर है वो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित न रहे कि बस उसको पढ़ाना है, उसके साथ साथ वो अपने जीविकोपार्जन किस प्रकार से कर सकता है ये भी उसमें गुण आना चाहिए, होना ही चाहिए। कि भाई बच्चों को पढ़ा करके किस प्रकार से जो है अपना जीवन यापन के लिए वो आय के संसाधन जुटा सके, और आगे जो है अपने जीवन को जी सके, वो चीज़ भी यहाँ जरूरी है। और एक ये सामाजिक संवेदनशीलता, समाज में हो रही घटनाओं के प्रति सचेत रहना, और संवेदनशील मतलब खुद भी जागरूक रहना, और जो समाज है उसको भी जागृति देना या जागरूक करना। जैसे बाल विवाह हो गया, और भी दहेज प्रथा है। अब
ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल बच्चों के ऊपर नशा ज़्यादा हावी हो रहा है, तो उसके बारे में सचेत करना लोगों को, बच्चों को, जो माँ बाप जुड़े हुए हैं स्कूल से उनको, वो चीज़ है। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं। आगे जो है अपनी वही लैंग्वेज, भाषाएं। तो लैंग्वेज मतलब भाषा योग्यता, इसके 50 प्रश्न आएंगे। मैंने कहा था 2 पार्ट में है ये। पहले अंग्रेजी है, अंग्रेजी के 20 प्रश्न, देखो 20 प्रश्न दे रखे हैं। इसमें भी पहले है कंप्रहेंशन, मतलब आपकी समझ कैसी है वो चीज़। स्पॉटिंग एरर्स, मतलब जो गलतियाँ हैं उनको निकालना। जैसे कोई पैसे दे देता है, वो उसमें से वाक्य निकाल लेगा या मीनिंग निकाल लेगा, वो चीज़ है उसमें गलती। नरेशन, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं वो। प्रिपोजिशन, जैसे कोई चीज़ मेज के ऊपर रखी है, नीचे रखी है, दाएं बाएं, दो के बीच में है या बहुत सारे के बीच में है, तो वो जितने भी हो प्रपोजिशन है। ठीक है। इन, एट, ऑन, बिटवीन, अमंग, ये सारे जितने भी हैं वो प्रपोजिशन। सेंटेंस, सेंटेंसेज, तो ये, अच्छा ये ऊपर कर गया। आर्टिकल, आर्टिकल में वही ए एन द का प्रयोग और एक जीरो आर्टिकल, वो चीज़ें हैं। कनेक्टिव्स, जो संयोजक होते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक, मतलब जो शब्द किसी को जोड़ने का काम करे, दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़े, उनको बोलते हैं कनेक्टिव्स। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, तो ये सेंटेंस में जो है सुधार करना, उसमें कुछ गलती देगा वो, नियम के आधार पे आपको उसको सही करना होता है। एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के प्रकार, जैसे भी हिंदी में पढ़ते हैं हम, अलग अलग प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, सरल, संयुक्त, वो। तो इसमें भी वही 3 चीज़ें हैं, एक तो सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स होता है, और एक कंपाउंडिंग होता है। वही सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें भी वही चीज़ें आ जाएगी, जो वाक्य देगा उसकी पूर्ति करनी होती है। टेंस, पढ़ ही रहे हो आप, पहले भी पढ़े होंगे, आसान है वैसे, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे सिंपल और मैं कहूँ न्यू का टॉपिक है टेंस। इसके बाद में वेकेबुलरी, मतलब आपका शब्दकोश कैसा है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वही समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, हिंदी में भी इनको तो रटना ही पड़ता है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी जो ग्रामर है वो एक अलग टॉपिक है इंग्लिश में, और जो स्पेलिंग एरर्स हैं या जो वोकैबुलरी है वो एक अलग टॉपिक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वो चीज़ है जो पूरा वाक्य दिया होता है उसको एक शब्द में लिखना, ये वो चीज़ है। और स्पेलिंग, आपकी जितनी ज़्यादा, मैंने कहा जितनी ज़्यादा आपकी डिक्शनरी अच्छी होगी, आपकी मीनिंगें उतनी सही होंगी। अगर वो नहीं है तो ये जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हिंदी। तो हिंदी में भी हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे और 90 अंक। तो देखिए संस्कृत का आपने है नहीं, हमें सिर्फ हिंदी है, मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। तो वो चीज़ें देखिए, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है हिंदी में। एक तो शब्द ज्ञान है, और शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। एक तो पर्यायवाची होते हैं, एक विलोम शब्द होते हैं। तो ये भी कुछ जो टॉपिक है उनको मैं सीधा, जैसे विलोम शब्द है उनको लिखवा के मैं उनका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। बाकी बार बार रिवीजन से चीज़ें याद होती है, ऐसे याद नहीं होती है। ठीक है। यूँ नहीं कि एक बार पढ़ लिया और सारे जो विलोम शब्द याद हो गए, ऐसे नहीं। वो किस रूप में पूछ रहा है, अगर संस्कृत में पूछ रहा है तो उसका जवाब संस्कृत के हिसाब से देना होगा, मतलब जैसी शब्द की बनावट होती है उसी के आधार पर जो है उसका जो है उत्तर दिया जाता है। तो वो देख लेंगे टॉपिक वाइज जब शुरू करेंगे। शब्द युग्म, इसमें युग्म में जोड़ा देता है वो इस रूप में, मतलब एक जैसे दो शब्द देगा जिसमें सिर्फ थोड़ा सा मात्रा का डिफरेंस होगा, उसका अर्थ बताना होता है। एक वाक्य विचार, वही जो सेंटेंस इंग्लिश में देखा था, वही वाक्य, वाक्यों के प्रकार, सारी चीज़ें। शुद्धिकरण में देखो 2 चीज़ें, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। अगर आपने हिंदी पढ़ी है या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, और अगर आपने वहाँ पे मात्राओं पे ध्यान दिया है, गौर किया है, तो ये टॉपिक आपका बहुत आसान रहने वाला है। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, क्योंकि शब्द शुद्धि में जो है मात्राओं का बहुत बड़ा रोल रहता है या भूमिका रहती है। जैसे
एक छोटी सी मात्रा अगर बड़ी कर दोगे, बड़ी को छोटी कर दोगे ना, तो हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो चीज़ है। तो ये वहाँ पे है। और मुहावरे लोकोक्ति हैं, ये भी आपको बार बार पढ़ना है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये आप पढ़ ही रहे हो, पहले भी 10वीं में पढ़े होंगे, 12वीं में पढ़े होंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ नियम याद करने इनके, और उन्हीं के आधार पे जो है आंसर देना है। अगर आपने नियम अच्छे से पढ़े हैं, बेसिक कंप्लीट है, तो जो है आपका क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। बाकी अगर एग्जामिनर वाला कहे कि भाई मैं इनमें फंसा दूँ, तो ये जो फंसने वाली चीज़ है, ये संधि समास में नहीं है, इनमें तो सीधा सा नियम है। बाकी उपसर्ग प्रत्यय और भी जो चीज़ें आती हैं, उनमें वाक्य प्रयोग करना होता है, वो इसमें दिया हुआ नहीं है आपके, और जो दूसरे टॉपिक में नहीं है। तो ये बेनिफिट है कि संधि के कुछ नियम है। संधि तीन है: स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। तो वही स्वर के 5 भेद हैं, और व्यंजन में कुछ नियम चलते हैं। वो उपसर्ग प्रत्यय ये हमें देखने होते हैं संस्कृत के हिसाब से भी और हिंदी के हिसाब से। वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द, ये वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, मतलब पूरे वाक्य को एक शब्द में कहना। तो ये जो है अपना सिलेबस से पूरा हमने देख लिया है। अब देखिए आपको किस प्रकार से क्या करना है, वो हम जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक लेकर के उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो मैंने कहा था टीचर की जो सबसे बड़ी भूमिका है, वो नए बच्चों के लिए वो ये होनी चाहिए कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। अगर ये अच्छे से आता है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो कम समय में भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और आपका जो टारगेट है वो 400 प्लस होना चाहिए, 400 से 450, ये तो होना ही चाहिए। और मैंने कहा था कि अभी से 4 से 5 घंटे ये तो कंप्लीट पढ़ना शुरू कर दो, अगर आपको जो है बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। बीएसटीसी में आपको जो है आपका मनपसंद जो कॉलेज चाहिए, तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी आप जो है जीके राम बागरी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कहा था टेस्ट सीरीज हैं, वो अभी नहीं, पहले तैयारी कर लो, आप सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे, उसके बाद में टेस्ट देना। तो वो चल रहा है कंप्लीट, जो क्वेश्चन आएंगे उसी के हिसाब से, मतलब जो आपका पेपर बनेगा उसी के हिसाब से 200 क्वेश्चन के जो है। देखिए उसमें दो चीज़ें हैं, या तो मैं जो है एक पेपर बना करके उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, या फिर जो है टेस्ट अवेलेबल करवा दूंगा, जैसे भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और कुछ दिनों में, अभी तो हिस्ट्री की क्लास है, तो आगे क्लास हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ है। बाकी बीएसटीसी के लिए मैंने कंप्लीट डिटेल कर दिया है। और बाकी अब आप देख लेना किस प्रकार से, तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ के साथ में इसमें जो लाइक है, अगर आए हो वीडियो पे तो लाइक कर देना। और जो बच्चे नए हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको शेयर कर देना, क्योंकि बीएसटीसी का जो है मैं कंप्लीट कंप्लीट पूरा डिटेल के साथ करवाऊंगा इस चीज़ को। जो जो बेसिक चीज़ें हैं उनके साथ, बच्चों को जहाँ समस्या आती है, बच्चों ने बहुत सारी क्वेरी दी है कि सर वो चीज़ समझ में नहीं आती, वो टॉपिक समझ में नहीं आता, तो मैंने उनका विश्लेषण किया है और उसका समाधान भी। तो वो चीज़ है, देख लेना। तो लाइक शेयर कर देना, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये चीज़ अच्छी लगी है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है किस प्रकार से। आपके जो ये 3 घंटे का पेपर होता है, 600 नंबर इसके जो मार्क्स हैं, और 200 क्वेश्चन है ये। और जो टाइम है, टाइम वो है 3 घंटे का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में महाराणा प्रताप के साथ, उसको देखना इस प्रकार से, इसी प्रकार पढ़ाऊंगा मैं। कंप्लीट वीडियो है जो बताऊंगा, उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल, आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि बता रहा हूँ। जो इतिहास है उसको पूरा डिटेल के साथ, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने इन्हीं में से नोट्स बना लिए, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचय की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चन कम से कम बाहर हो। बाकी अगर वो स्पेशल पूछ ले तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो चीज़ें ध्यान रखना। तो आप
जो ये जीके रामबाग यूट्यूब चैनल, यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस तो जो है रेगुलर रहेगी। हिस्ट्री की जो मैं चला रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कंटिन्यू रहेगी। बाकी अगर कोई चीज़ पेड है, जैसे कि जो टेस्ट सीरीज वगैरह है या जो कोर्स है, तो उसके लिए मैं आपको ऐप कुछ दिनों में जो घोषणा कर दूंगा, कौन सा ऐप होगा, किस प्रकार, सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है, तो अभी तो हिस्ट्री है, ये कंटिन्यू रहेगी। राजस्थान का जो इतिहास, बस ये जरूर है कि यहाँ पे क्लासें जिस प्रकार से मेरे को टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं यहाँ डालता रहूँगा। बाकी जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसकी जो पीडीएफ है आपको वो भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है। वैसे पर अगर आप खुद नोट्स बना रहे हो तो खुद की लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा परमानेंट याद रहती है। तो मेरा सुझाव है कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा हूँ, जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स बना के चलिए। ज़्यादा उलझाना नहीं है, बस नया रजिस्टर बनाओ और उसमें शॉर्ट, और जो इतिहास आएगा वो अपडेट है, जो अभी अपडेट हुआ है उसी के हिसाब से, तो वो आप देख लेना। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।